नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की कुछ पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर। हाँ, हमारे पास कुछ स्रोत हैं। हाँ, जिनमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा इन सब का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इनके पीछे क्या सोच है, कैसे काम करती हैं ये पद्धतियाँ, मतलब जो भी इन स्रोतों में दिया गया है। और कुछ दिलचस्प बातें भी शायद सामने आएंगी। हाँ, जैसे क्या ये पता है कि आयुर्वेद की एक बहुत बुनियादी सोच है कि हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड मतलब एक ही चीज से बने हैं। 5 तत्व, पंच महाभूत। हाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये एक बहुत बहुत गहरी सोच है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पहले लोग इंसान के शरीर और पूरे कॉस्मोस में एक कनेक्शन देखते थे, एक गहरा संबंध। सही कहा। और ये सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं है, मतलब आकाश सिर्फ स्पेस नहीं है। नहीं नहीं, ये ऊर्जा के रूप है, एनर्जी फॉर्म्स, और हमारी 5 इंद्रियों से जुड़े हैं, जैसे आकाश सुनने से, वायु स्पर्श से, अग्नि देखने से। जल स्वाद से और पृथ्वी गंध से। ये एक तरह से पूरी व्यवस्था की नींव है। अच्छा, तो शुरुआत आयुर्वेद से ही करते हैं फिर। इसका मतलब ही है जीवन का विज्ञान। जी, और इसे अथर्ववेद का उपवेद भी मानते हैं। और धन्वंतरी को इसका जनक कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि सेहत बनाए रखना भी है। हेल्थ को मेंटेन करना और बेहतर करना। हाँ, और जैसा आपने कहा, पंचमहाभूत इसका आधार है। बिल्कुल, और शरीर के अंदर यही तत्व मिलकर बनाते हैं त्रिदोष। स्रोत में इनके नाम जैसे वात, पित्त, कफ वो तो मेंशन नहीं है, पर त्रिदोष शब्द है। अच्छा, तो ये त्रिदोष क्या है फिर? आप इन्हें शरीर की 3 मौलिक ऊर्जाएं या सिद्धांत समझ सकती हैं, मतलब जो हमारी सारी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। सेहत का मतलब ही है इन तीनों का बैलेंस। ओके, तो त्रिदोष शरीर को चलाते हैं, और फिर सप्त धातु, ये भी कुछ है? हाँ, सप्त धातु यानी शरीर के 7 बुनियादी टिश्यूज या तत्व, और दवाओं के लिए पंचशील सिद्धांत का भी जिक्र है। ये पंचशील सिद्धांत क्या है? स्रोत में कुछ बताया है? देखिए, स्रोत में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दी गई है, पर ऐसा लगता है कि ये दवाओं के असर करने के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं उनसे जुड़ा है। मतलब दवा कैसे काम करेगी, उसके गुण क्या होंगे वगैरह। पर जो बात आयुर्वेद को बहुत व्यापक बनाती है वो है इसका अष्टांग आयुर्वेद, मतलब 8 शाखाएं। 8 शाखाएं जैसे? हाँ, इसमें सिर्फ जनरल मेडिसिन यानी काय चिकित्सा ही नहीं है, इसमें शल्य तंत्र यानी सर्जरी भी है, शालाक्य तंत्र यानी ईएनटी, बाल चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स भी है। अरे वाह, सर्जरी भी उस जमाने में? जी हाँ, और सुनिए, रसायन यानी रिजुविनेशन या कायाकल्प, वाजीकरण यानी फर्टिलिटी और विरिलिटी से जुड़ी चिकित्सा। अच्छा। अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, और यहाँ तक के भूत विद्या भी कह सकते हैं, मतलब मेंटल हेल्थ। कमाल है, मतलब तब भी दिमागी सेहत को शरीर से अलग नहीं मानते थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिस्टम कितना होलिस्टिक था, सिर्फ फिजिकल बीमारियों तक ही सीमित नहीं था। ये आज के स्पेशलाइजेशन से काफी अलग नजरिया है। सही कहा। और दवाइयां बनाने के तरीके भी कितने अलग अलग हैं। स्रोत में अरिष्ट और आसफ का जिक्र है, ये फर्मेंटेशन से बनती हैं। हाँ, किण्वन से, और कहा गया है कि इनकी शेल्फ लाइफ लगभग अनंत होती है। अनंत? सच में? ये कैसे मुमकिन है? स्रोत तो यही कहते हैं, शायद वो फर्मेंटेशन प्रोसेस ही इन्हें प्रिजर्व करता है और इनके गुणों को बढ़ाता भी है। उस समय की फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का कमाल कह सकते हैं। और भी हैं, अवलेह हैं जो चटनी जैसे होते हैं। हाँ, जैसे द्राक्षावलेह, फिर भस्म है, मेटल्स या मिनरल्स की राख जैसे नाग भस्म, चूर्ण तो खैर कॉमन है, पाउडर फॉर्म, त्रिफला चूर्ण जैसे। हाँ, त्रिफला तो बहुत सुना है। फिर गोलियों के रूप में गुटिका या वटिका। घी और तेल भी, औषधीय घी और तेल। जी, घृत और तेल। और बाहरी इस्तेमाल के लिए पेस्ट जैसे लेप, और वो प्राश जैसे च्यवनप्राश। अरे हाँ, च्यवनप्राश। तो इतने सारे रूप, मतलब हर दवा को बहुत सोच समझकर अलग-अलग तरीके से तैयार किया जाता था। निश्चित रूप से। ये विविधता दिखाती है कि बीमारी कैसी है, मरीज की जरूरत क्या है, दवा शरीर में कैसे सबसे अच्छा काम करेगी, इन सब बातों का कितना ध्यान रखा जाता था। हर फॉर्म का अपना खास मकसद है। ये तो बहुत डिटेल्ड है। अच्छा, अब आयुर्वेद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सिद्ध प्रणाली की बात करते हैं। इसके जनक ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। हाँ, और इसका कनेक्शन तमिल कल्चर से बहुत गहरा है।
इसकी खास बात क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? इसकी एक बहुत यूनिक बात है धातुओं का औषधीय उपयोग, जैसे पारा, गंधक, तांबा, आर्सेनिक, इन चीजों का मेडिसिनल यूज। पारा, आर्सेनिक, ये तो जहरीले माने जाते हैं। हाँ, सामान्य रूप से तो है, लेकिन सिद्ध परंपरा में इन्हें शुद्ध करके खास प्रक्रियाओं से दवा के रूप में इस्तेमाल करने का विधान है। आयुर्वेद में भी रस शास्त्र है जहां धातुओं का प्रयोग होता है, पर सिद्ध में इस पर शायद ज्यादा जोर है। दिलचस्प। और ये प्रणाली क्या हर तरह की बीमारी ठीक कर सकती है? स्रोत कहते हैं कि आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर ये लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। और इसमें बीमारी का पता कैसे लगाते हैं? डायग्नोसिस? वो भी काफी डिटेल्ड है। नाड़ी परीक्षा यानी पल्स देखना, मूत्र की जांच, आंखों का रंग देखना, शरीर का रंग, आवाज, जीभ की हालत, पाचन कैसा है, इन सब चीजों से। अच्छा, मतलब सिर्फ लक्षणों को नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। शरीर की अंदरूनी हालत, तत्वों या ऊर्जाओं का बैलेंस, उसे समझने की कोशिश है। नब्ज की गति या मूत्र का रंग सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि अंदर क्या चल रहा है, उसके इंडिकेटर्स माने जाते हैं। अब आते हैं होम्योपैथी पर। ये तो काफी नई है इनके मुकाबले, है ना? 18वीं शताब्दी में सैमुअल हैनेमैन ने शुरू की। हाँ, ये मॉडर्न एरा की है और इसका जो मूल सिद्धांत है वो काफी क्रांतिकारी है। वही समरूपता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलर्स। बिल्कुल। लैटिन में सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटोर, मतलब समान से समान का इलाज। इसे थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये कि अगर कोई चीज, कोई सब्सटेंस एक हेल्दी इंसान में कुछ खास लक्षण पैदा करता है, हाँ। तो उसी चीज की बहुत ही डाइल्यूटेड, बहुत कम मात्रा एक बीमार व्यक्ति में वैसे ही लक्षणों को ठीक करने के लिए दी जा सकती है। ये तो एलोपैथी के विपरीत से इलाज वाले तरीके से बिल्कुल उल्टा हुआ। हाँ, ये एक अलग फलसफा है। हैनीमैन का मानना था कि ये सूक्ष्म खुराक शरीर की अपनी हीलिंग पावर, जिसे वो वाइटल फोर्स कहते थे, उसे स्टिम्युलेट करती है। अच्छा, तो दवा सीधे बीमारी पे काम नहीं करती? नहीं, वो शरीर की अपनी प्रतिक्रिया को जगाती है ताकि शरीर खुद बीमारी से लड़े। इसमें दवा की मिनिमम डोज पर बहुत जोर है। बहुत अलग सोच है। अच्छा, अब यूनानी की बात करते हैं। इसकी जड़ें तो ग्रीस में हैं, हिपोक्रेट्स। जी हाँ, हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा का जनक माना जाता है। अरस्तु और गैलेन का भी बड़ा योगदान रहा। ये किस सिद्धांत पर काम करती है? ये भी बैलेंस पर आधारित है, पर इसका नजरिया थोड़ा अलग है। इसमें मुख्य रूप से 2 थ्योरीज हैं। पहली, हिपोक्रेट्स की ह्यूमरल थ्योरी। ह्यूमरल थ्योरी यानी? इसके मुताबिक शरीर में 4 मेन फ्लूइड्स या मिजाज होते हैं: खून, ब्लड, बलगम, फ्लेम, पीला पित्त, येलो बाइल, और काला पित्त, ब्लैक बाइल। सेहत इन चारों के सही बैलेंस पर निर्भर करती है। ओके, और दूसरी थ्योरी? दूसरी पाइथागोरस से जुड़ी है 4 निकटस्थ गुणों की थ्योरी: हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट और ड्राई, यानी गर्म, ठंडा, नम और सूखा। माना जाता है कि ये गुण शरीर की हर चीज में होते हैं और इनका प्रतिनिधित्व अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तत्व करते हैं। तो बीमारियां इन गुणों के असंतुलन से होती हैं? हाँ, अक्सर ऐसा माना जाता है। तो यूनानी का लक्ष्य भी शरीर के अंदरूनी बैलेंस को ठीक करना है, लेकिन ह्यूमर्स और गुणों के नजरिए से। और ये भी लक्षणों के बजाय बीमारी की जड़ पर काम करने का दावा करती है। जी, खासकर त्वचा, पाचन और मानसिक या तंत्रिका संबंधी समस्याओं में इसका उपयोग बताया गया है। कारण पर फोकस कई पारंपरिक प्रणालियों में कॉमन है। इलाज कैसे करते हैं इसमें? इसमें डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल और कुछ खास तरीके, जिन्हें रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं, जैसे कपिंग, हिजामा, लीचिंग वगैरह, वो सब शामिल हो सकते हैं। मकसद वही है, ह्यूमर्स का संतुलन वापस लाना। ठीक है। और आखिर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग। स्रोत इसे सिर्फ इलाज नहीं बल्कि जीने का तरीका बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक लाइफस्टाइल है जो नेचर के नियमों पर आधारित है। यहाँ फोकस इलाज से ज्यादा जीवन शैली पर है। मतलब सही खान पान, सही रहन सहन, शरीर की शुद्धि के उपाय, प्योरिफिकेशन मेथड्स, इन पर बहुत जोर है। दवाइयाँ नहीं होती इसमें? दवाइयों से ज्यादा जोर शरीर की अपनी हीलिंग कैपेसिटी और प्राकृतिक तरीकों पर है, जैसे जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी, पानी से इलाज, मिट्टी के लेप या स्नान, मड थेरेपी, मालिश यानी मसाज, ये सब इस्तेमाल होता है। तो पूरा फोकस वेलनेस पर है
होलिस्टिक हेल्थ। एकदम, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों लेवल पर। योग भी इसी का एक अहम हिस्सा है, जो शरीर, मन और सांस को जोड़ता है। विचार ये है कि शरीर में खुद को ठीक करने की ताकत है, बस उसे सही माहौल और सपोर्ट देने की जरूरत है। अच्छा, इन सभी सिस्टम्स की कुछ जरूरी किताबों का भी जिक्र है। आयुर्वेद के लिए तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत फेमस हैं। जी, ये तो आधार ग्रंथ हैं। इनके अलावा भी बहुत हैं, पर ये दो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इसी तरह सिद्ध के लिए सिद्ध वैद्य थिरुतु जैसी किताबें, और यूनानी के लिए कराब्दीन नाम से कई ग्रंथ हैं, जैसे कराब्दीन कादरी। ये किताबें इन पद्धतियों का सदियों का ज्ञान और अनुभव संजोए हुए हैं। तो आज हमने पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा की दुनिया की एक झलक देखी। आयुर्वेद के पंच महाभूत और त्रिदोष, होम्योपैथी का समानता दा नियम, यूनानी के ह्यूमर्स, सिद्ध का धातु प्रयोग। हर सिस्टम का अपना एक अलग नजरिया है। हाँ, और प्राकृतिक चिकित्सा जो हमें लाइफस्टाइल के महत्व की याद दिलाती है। इन स्रोतों से एक बात तो साफ है कि अलग-अलग कल्चर ने सेहत और इलाज को समझने के लिए कितने अलग-अलग रास्ते खोजे हैं। और ये रास्ते अक्सर प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड के गहरे रिश्तों की समझ पर टिके हैं, है ना? बिल्कुल, चाहे वो तत्वों का संतुलन हो या ह्यूमर्स का या ऊर्जा का, सब कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते दिखते हैं। तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? मुझे लगता है कि ये हमें याद दिलाता है कि हेल्थ और हीलिंग के बारे में सोचने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। सही कहा। ये अलग-अलग दृष्टिकोण हमें अपनी सेहत की देखभाल के लिए ज्यादा विकल्प और एक ज्यादा व्यापक समझ दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल भी देता है। एक विचार करने लायक बात यह है कि ये जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं, जिनमें सदियों का अनुभव है, और जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है अपनी साइंटिफिक सटीकता और टेक्नोलॉजी के साथ, हाँ। क्या ये दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं? क्या भविष्य में हम हेल्थ केयर का कोई ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल बना सकते हैं जो इन अलग-अलग धाराओं की अच्छाइयों को जोड़कर ज्यादा असरदार और ज्यादा मानवीय हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम, शायद यही भविष्य हो।